हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रिवीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत का महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, इन टॉपिक पर है। और ये हमारा बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन होगा, कंपैरिजन फ्रॉम में पढ़ेंगे हम इसको। और ये फैक्ट टू फैक्ट होगा क्योंकि क्विक रीजन है। और हमको कोई भी एग्जाम हो, चाहे व्यापम, एसएससी, रेलवे, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन एकदम तुरंत रिवाइज करना होता है तो उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि संविधान अगर हम पढ़ना चाहें तो 2 से 3 महीने लग जाएंगे डिटेल से पढ़ेंगे तो वो डिटेल वाले पार्ट भी मैं आपको बना कर दे दूंगी। पर ये अभी के लिए क्विक एंड फास्ट रिवीजन होगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। आपसे फिर जितने भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जरूर बनेंगे, ठीक है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। तो मैं पहला फैक्ट तो आपको ये बता दूं कि जो संवैधानिक प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख बोला जाए तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो आपको याद रखने की प्रधानमंत्री जो है वास्तविक प्रमुख है। और अनुच्छेद 74 कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। किनके नेतृत्व में होगा? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि अनुच्छेद 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना, मैं अच्छे से बता रही हूँ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो पहला तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 75 ये कहता है, ठीक है। दूसरा, नियुक्ति वर्ड याद रखना है। ऐसा पूछा जाता है एग्जाम हॉल में कि प्रधानमंत्री क्या होता है? निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, चयनित होता है या नियुक्त होता है? तो क्या हो रहा है? नियुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? नियुक्त। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। पहले ही लाइन में लिखा है ऐसा, अनुच्छेद 75, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। नियुक्ति हो रही है ना, नॉट निर्वाचित। निर्वाचित किस रूप में हो रहा है? वो सांसद के सदस्य के रूप में हो रहा है, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, ठीक है। लेकिन सांसद से सदस्य जो बन गया तो जो नेता होते हैं ना, बहुमत दल के नेता, उसको राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। तो आपको ये वर्ड याद रखने हैं। नियुक्त होता है कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, जो कार्य हैं, जो कर्तव्य हैं, उनके बारे में बात करता है। तो हम इसको इस तरह से देखेंगे कि प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो मंत्रिपरिषद के संबंध में कैसे हैं। तो पहला तो फैक्ट ये है कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा। हम जितना भी कैबिनेट मंत्री देखते हैं ना, मंत्रिपरिषद देखते हैं ना, उनका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। सेम ऐसे ही मुख्यमंत्री के बारे में भी हमको पढ़ना है कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है, ठीक है। और जो वास्तविक प्रमुख है वो मुख्यमंत्री है। सेम वैसे ही पढ़ना है कि जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सेम वैसे ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। वैसे ही जैसे यहाँ मैं मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य बता रही हूँ, सेम मुख्यमंत्री के भी हैं। तो आपको साथ में दोनों को लेके चलते रहना है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। मंत्रालयों का आवंटन और परिवर्तन कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। देखो, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो क्या होता है, राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, अपने मन से नहीं करता, ठीक है। और प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने पर मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाती है। जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जितने मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, अगर प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो मंत्रिपरिषद भी विघटित हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में क्या कर्तव्य है प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी सलाह देता है। मैंने अभी जैसे बताया ना, मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। ऐसे नियुक्ति संबंधी सलाह देता है कौन? प्रधानमंत्री। जैसे किसकी नियुक्ति के संबंध में सलाह देगा? तो भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कैग, महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके सदस्य हैं, चुनाव आयुक्त है, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उनके सदस्य है ना। तो इन सब की नियुक्ति संबंधी सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा पर सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री। मैंने बताया ना, वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री है,
नाम मात्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। वो अपने मन से नहीं करता, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है। संसद के संबंध में क्या है? तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। मैंने राष्ट्रपति वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो संसद का सत्र कौन आहूत करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उनकी विधायी शक्तियाँ ये राष्ट्रपति करता है, सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, यानी सेशन को स्टार्ट कर बुलाता है ना, और जो एंड होता है उसको कौन करता है? राष्ट्रपति। पर किसके परामर्श पे करता है? प्रधानमंत्री के। ठीक है। लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। तो अपने मन से नहीं करता, जैसे विघटित तो कर रहा है जैसे राष्ट्रपति, तो सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रधानमंत्री जो है सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। जितनी भी सरकार नीतियां बना रही है, योजनाएं बना रही है, जो कार्य कर रही है, उसकी घोषणा कौन करेगा? प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रधानमंत्री के अन्य कर्तव्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सब का अध्यक्ष होता है। आपको याद रखना है। ठीक है। नीति आयोग, जैसे पहले नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग था। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। ठीक। उसको रिप्लेस करके क्या आया? नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रधानमंत्री। और जितने भी और मैं बताई हूँ, ये सबके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। क्या होता है? तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। तो मैंने आपको बताया था, तो 3 सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना, है ना, और वायुसेना। तो इनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। वो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति होता है। ठीक है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। और अगर आपातकाल के दौरान जो भी आपदा प्रबंधन का, जो राजनीतिक स्तर पर जो आपदा प्रबंधन होता है ना, उसका प्रमुख कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रधानमंत्री जो है विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी विदेश नीति होती है उस पर प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो राजनयिकों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। मैंने आपको बताया था कि कूटनीतिक शक्ति है राष्ट्रपति के पास। वो क्या करता है? राजनयिकों, राजदूतों की जो नियुक्ति करता है वो अपने मन से नहीं, राष्ट्रपति की सलाह, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री अगर आपको बनना है, किसी को भी बनना है प्रधानमंत्री, तो उसको मिनिमम 25 ईयर होना चाहिए। 25 साल की उम्र होने के बाद आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। ठीक है। सेकंड, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आप जिस समय आप प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहे हैं उस समय ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी सदन के सदस्य हो। ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य होगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है। लोकसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। बस फर्क इतना है कि जब प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना, तब वह अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता। विश्वास मत मतलब बहुमत सिद्ध करने के लिए वह अपने पक्ष में, कब, किस कंडीशन में? अगर वह राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है। अगर वह राज्यसभा से सदस्य है तो उस समय उस कंडीशन में अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएगा, अन्यथा लोकसभा का है तो दे सकता है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आप लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी सदस्य हो चलेगा। ठीक है। अब एक कंडीशन और है कि अगर आप दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है। मैंने कहा कि आप लोकसभा के भी सदस्य नहीं हैं, राज्यसभा के भी सदस्य नहीं हैं, फिर भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके लिए एक कंडीशन ये है कि जब आपने प्रधानमंत्री आपको नियुक्त किया गया तो उस दिन से आपको 6 महीने के भीतर दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है। क्या करनी होगी? प्रधानमंत्री, अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो जिस दिन आप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए उसके 6 महीने के भीतर आपको दोनों में से, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। ठीक है।
अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री के जो वेतन है वो कैसे हैं। तो जो संसद का प्रधानमंत्री का जो वेतन है ना, वो प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं मिलता, जो सांसद के सदस्यों को मिलता है ना, लोकसभा के सदस्यों के, राज्यसभा के सदस्यों के, उनको जो वेतन मिलता है वही प्रधानमंत्री को भी मिलता है। ठीक है, वेतन का निर्धारण कौन करेगा? संसद करती है। ठीक है, और ये जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित नहीं होता। ठीक है, प्रधानमंत्री कैसी शपथ लेता है? पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। ठीक है, पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। और कौन दिलाता है शपथ? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो आपको यहाँ पे मैं एक टास्क दे रही हूँ कि जितने भी आज तक जितने भी भारत में प्रधानमंत्री हुए हैं सबका नाम और कार्यकाल अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर याद नहीं कर पाते या आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट लेक्चर बना दूंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री तो मैंने आपको तो बता ही दिया है, सेम प्रधानमंत्री के बारे में जो जो मैंने बताया वैसे ही आपको मुख्यमंत्री के लिए भी याद रखना है कि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, राज्य के बारे में बात हो रही है ना, और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल सदन में बहुमत दल के नेता को क्या करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति कर रहा था नियुक्त, यहाँ पे कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। ठीक है, बहुमत दल के नेता को कर रहा है। शपथ कौन दिलाएगा? वही राज्यपाल दिलाएगा। पद और गोपनीयता की दिलाएगा। तो मुख्यमंत्री और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, सेम है। चलिए मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और राज्य का महाधिवक्ता, कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले तो आपको महान्यायवादी के बारे में बता दूं कि जो महान्यायवादी होता है उनका आर्टिकल अनुच्छेद 76 है। ठीक है, आर्टिकल 76 है। अच्छे से याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महान्यायवादी का अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 76 है। ये क्या है? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। अगर राज्य के बारे में बात करें तो राज्य का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होगा वह कौन होगा? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, दो चीजें, एक तो महान्यायवादी का अनुच्छेद है अनुच्छेद 76, और राज्य का जो महाधिवक्ता है उनका अनुच्छेद है अनुच्छेद 165। ठीक है, याद रखेंगे 76 और इधर 165। ठीक है ना। तो अब देखते हैं देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। पर राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह कौन देता है? महान्यायवादी। जैसे ये भारत सरकार का है इसलिए भारत सरकार को दे रहे कौन? महान्यायवादी। सेम वैसे ही राज्य का जो महाधिवक्ता है वह राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देगा क्योंकि वो राज्य का महाधिवक्ता है। ठीक है, कानूनी सलाहकार जो देश का होगा भारत सरकार को ही देगा ना, और जो राज्य का होगा वो राज्य सरकार को देगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे होती है। तो नियुक्ति जो होती है मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा क्योंकि ये देश से रिलेटेड है। ठीक है, देश से रिलेटेड है इसलिए राष्ट्रपति। सेम वैसे ही राज्यपाल क्या करेगा? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करेगा? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ठीक है, नियुक्ति हो रही है ना, अपॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो सेम कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ते जाना है आपको महान्यायवादी और महाधिवक्ता को। ठीक है, सेम जैसे जैसे अटॉर्नी जनरल का पढ़ रहे हैं वैसे ही एडवोकेट का है, बस ये फ़र्क इतना आ जाएगा कि हम इसमें देश वाले को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ राज्य के प्रमुख लोग का होगा, है ना, महाधिवक्ता में। ठीक है, तो अब देखते हैं जो अटॉर्नी जनरल है उनकी नियुक्ति तो कर दिया किन्होंने? राष्ट्रपति ने। मंत्रिपरिषद पीएम की सलाह पर कर दिया, है ना। तो उनका जो कार्यकाल है, जो महान्यायवादी है उनका कार्यकाल कितना होगा? ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनके कार्यकाल, चाहे वो महान्यायवादी हो चाहे महाधिवक्ता हो, दोनों के कार्यकाल के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि इतने दिन का होगा, 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, या इतने वर्ष की आयु तक का होगा। ऐसा कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। इसलिए जो महान्यायवादी है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, वैसे ही जो महाधिवक्ता है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। मैंने वर्ड यूज़ किया प्रसाद पर्यंत, तो प्रसाद पर्यंत है क्या? ठीक है, प्रसाद पर्यंत क्या है? प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे। जैसे आज अपॉइंट किया, 1 साल बाद बोल रहे कि नहीं अब आपको नहीं रहना है, तो उसको उनके पद से हटा सकता है। ठीक है, मतलब जब तक उनकी मर्जी है तब तक वो करेगा। और देखा जाए तो ये सब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के इशारे पर ही होता है। ठीक है, नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है कि
महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पीएम की सलाह पर करता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। सेम महाधिवक्ता के बारे में याद करना है कि इनकी नियुक्ति सीएम की सलाह पर राज्यपाल करता है, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, इनके वेतन, भत्ते और कार्यकाल आदि चीज़ें जो भी है, जो भी वेतन हो चाहे कार्यकाल हो या जो भी और आदि चीज़ें है, वो महान्यायवादी का राष्ट्रपति डिसाइड करेगा और महाधिवक्ता का राज्यपाल डिसाइड करेगा। ठीक है, राज्यपाल निर्धारित करता है। आई होप आपको कंपैरिजन फॉर्म में समझ में आ रहा होगा। इनको ऐसे ही पढ़िए ताकि आपको कभी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आप एक को याद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, महान्यायवादी के बारे में देखते हैं। योग्यता, दोनों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, महान्यायवादी और महाधिवक्ता की। तो योग्यता क्या है, तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, दोनों के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब महान्यायवादी के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। महान्यायवादी बनना है तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, मतलब जो भी हाई कोर्ट है वहाँ न्यायाधीश के रूप में या तो 5 साल काम किया हो, या तो हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो, अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, मैंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता, और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कैसे बन सकते हैं, या तो आपको हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश बना रहना है, जज। ठीक है, जो भी 5 साल तक जज के रूप में कार्य किया होगा, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता यानी वकालत किया होगा, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। वही योग्यता महान्यायवादी के लिए भी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो महान्यायवादी बनने के लिए जरूरी है कि वह राष्ट्रपति के नज़र में, राष्ट्रपति के अनुसार विधिक मामलों का जानकार हो, ज्ञाता हो, जो भी कानूनी मामले हैं उनका अच्छा खासा जानकार हो। ठीक है, तो ये महान्यायवादी के बारे में होगा। महाधिवक्ता के बारे में देखें तो वैसे ही है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बने, वहाँ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो केंद्र लेवल का है इसलिए सुप्रीम कोर्ट, ये राज्य लेवल का है इसलिए हाई कोर्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, जो भी हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय है ना, उसके नीचे जो न्यायालय होते हैं उनमें न्यायाधीश के रूप में 10 साल कार्य किया हो, या फिर उच्च न्यायालय में, ठीक है, जहां उसको न्यायाधीश बनना है उसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वकालत किया हो। मैंने कहा अधीनस्थ न्यायालय में या तो 10 साल तक जज बना हो, ठीक है, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो, वह महाधिवक्ता बन सकता है। ठीक है, महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता के पास क्या अधिकार है, तो महान्यायवादी क्या करता है, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, महान्यायवादी को भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में क्या है, अदालत में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी को संसद की किसी भी कार्यवाही में सम्मिलित होने व अपने विचार रखने का अधिकार प्राप्त है, किंतु मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, जो महान्यायवादी है वो संसद की जो भी कार्रवाइयाँ चल रही है, बैठक हो रही है, उसमें सम्मिलित तो हो सकता है और अपना विचार भी रख सकता है। ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाता है कि महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है या नहीं ले सकता है ना, भाग ले सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, और वहाँ पर अपने विचार भी रख सकता है। लेकिन जब वोटिंग होती है ना, जो सांसद वोट करते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो वोटिंग में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, मत नहीं दे सकता, आपको याद रखना है। ठीक है, महान्यायवादी बैठक में सम्मिलित हो सकता है, अपना विचार भी रख सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। सेम वैसी महाधिवक्ता के बारे में है कि जो महाधिवक्ता है वह क्या करता है, विधानमंडल के किसी भी कार्यवाही में बैठक में भाग ले सकता है, अपना विचार रख सकता है। यहाँ विधानमंडल बोल रही हूँ है ना, क्योंकि राज्य का है। ठीक है, वैसे ही सम्मिलित हो गया, अपना विचार भी रख लिया, लेकिन मत नहीं दे सकता। ठीक है, महान्यायवादी महाधिवक्ता की सिमिलैरिटी समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का कोई नियमित नौकरशाह नहीं है। ठीक है, महान्यायवादी क्या है, भारत सरकार का कोई नियमित नौकरशाह नहीं है, उसे आवश्यकता अनुसार भारत सरकार के द्वारा बुलाया जाता है। वह न्यायालयों में अपनी निजी वकालत जारी रख सकता है। ठीक है, महान्यायवादी जो होता है अगर अदालत में चाहे तो अपनी निजी जो वकालत है वो जारी रख सकता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर कौन बुलाएगा उसको, जो सरकार है, मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री है, उनको बुलाएगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट ये भी पूछता है कि वह बुलाए जाने पर जो बैठक है सम्मिलित, उसमें सम्मिलित होता है या सदन में उपस्थित होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, जब उसको बुलाया जाएगा तो वह हाजिर होगा।
सेम वैसे ही है महाधिवक्ता के बारे में, जब राज्य सरकार उनको बुलाएगी तब वो आएगा, ठीक है। वो एकदम कोई नियमित नौकरशाह नहीं है, एकदम परमानेंट कोई नौकरी नहीं है ना, अपॉइंट किया गया है। ओके, तो और अगर वो चाहे तो न्यायालयों में अपनी निजी वकालत जारी रख सकता है। सेम, दोनों में सेम है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप सॉलिसिटर जनरल के बारे में। जितना महान्यायवादी के बारे में जानना था आपने जान लिया, ठीक है। अब देखते हैं सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो यह महान्यायवादी के अधीन कार्य करता है, ठीक है। किसके अधीन कार्य करता है? महान्यायवादी के अधीन कार्य करता है। यह कोई संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। मतलब सॉलिसिटर जनरल के बारे में, संवैधानिक पद मतलब क्या होता है? जिसके बारे में संविधान में उल्लेख हो, ठीक है। संविधान में जिसके बारे में उल्लेख हो उसे संवैधानिक पद कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। यह भारत के महान्यायवादी के अधीन उच्च न्यायालयों का प्रतिनिधित्व करता है, महान्यायवादी के अंडर में काम करता है, ठीक है। महान्यायवादी के अधीन जो भी हाई कोर्ट है उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। आपको इनमें से यही फैक्ट याद रखने हैं। एक मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे मैंने बताया कि सॉलिसिटर जनरल संवैधानिक पद नहीं है, वैसे ही उप प्रधानमंत्री का भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जो उप प्रधानमंत्री है वह भी संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ MCQ सॉल्व करते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की बात कही गई है, ठीक है। किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 76 में, ठीक है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आपसे बन रहा होगा। भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा और इसका आंसर पॉज करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जाता है? तो संसद में महाभियोग पारित करके, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केवल राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके, केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके। तो क्या है इसका आंसर? कौन हटा सकता है? अभी प्रसाद पर्यंत है किसके? राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर आप, आई होप आपने भी सही दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का महान्यायवादी निम्न में से कौन से कार्य कर सकता है? क्या कार्य कर सकता है पूछ रहा है, ठीक है। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण कर सकता है। तो जब भारत सरकार ने ये अपॉइंट किया है तो क्या उनके खिलाफ गवाही दे पाएगा? उनके खिलाफ कोई सलाह दे पाएगा? तो नहीं, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, है ना। वह भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वह निजी वकालत जारी रख सकता है ना। तो ये तो सही है। आगे देखते हैं। बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव कर सकता है, ये गलत है। मतलब वो केस लड़ सकता है लेकिन सरकार की अनुमति चाहिए उनको आपराधिक मामले के लिए, ठीक है। सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी का निदेशक बन सकता है, तो ये भी गलत है। वो सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी का निदेशक नहीं बन सकता। सही क्या है? वो भारत सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कोर्ट में केस लड़ सकता है, आपराधिक मामले को छोड़कर, है ना। आपराधिक मामले को नहीं लड़ सकता। चलिए, प्रधानमंत्री के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो क्या होता है? देखिए, पहला तो सही है कि अध्यक्षता कौन करता है? भाई प्रधानमंत्री करता है। मैंने प्रधानमंत्री के कर्तव्य में बताया ना, मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष है कौन है? प्रधानमंत्री है। और मैंने ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भी बर्खास्त हो जाती है, तो ये भी सही है, ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, ये भी सही है। तो कौन सा? सभी स्टेटमेंट सही, ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा, ठीक है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर सदन का सदस्य नहीं है तब भी वो मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, ठीक है, बन सकता है। लेकिन कितने महीने के अंदर उनको सदस्यता लेनी जरूरी है? 6 महीने के भीतर, ठीक है। आई होप आपको याद हो रहा होगा और आपसे क्वेश्चन भी बन रहे होंगे, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। किस कंडीशन में भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले कब भंग किया जाएगा?
प्रधानमंत्री इसकी सिफारिश करेगा और कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति भी उत्तरदायी है, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी, इनमें से सभी। तो देखिए, जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ओके, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो एक बार फिर से लेक्चर देखिए, मैंने इसका आंसर लेक्चर में ही बता दिया है, और इसका आंसर मैं कल जब वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें दे दूँगी। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल में स्टडी विथ खुशी करके सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो देखने को मिलेगा। आप यहाँ से जाकर मेरा ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मैं ऐसे ही बेनिफिशियरी वीडियो आप सबके लिए बना सकूं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।